इस वीडियो में रसायन विज्ञान में प्राचीन भारत की भूमिका के संबंध में कुछ तथ्यों पर प्रकाश डाला गया है। This video is presented by Genesis of Chemistry, a complete solution for research and development. वर्तमान पीढ़ी में बड़ी संख्या में ऐसे युवा मिल सकते हैं जो सोचते हैं कि अतीत में भारत को विज्ञान का ज्ञान नहीं था। उनका यह भी मानना है कि हमारे प्राचीन ग्रंथ धार्मिक रूढ़िवादिता से भरे हुए थे और उनमें कोई वैज्ञानिक ज्ञान नहीं था। कुछ नौजवानों का यह भी मानना है कि अंग्रेजों ने हमें विज्ञान पढ़ाया और उनसे पहले भारत को आधुनिक विज्ञान का ज्ञान नहीं था। बचपन से ही इन सब आरोपों को सुनने के बाद मैंने इस विषय पर कुछ शोध करने का निश्चय किया। मैंने कुछ पुराने पुस्तकालयों, प्राचीन पुस्तकों और स्वदेशी लोगों द्वारा हमारे प्राचीन इतिहास पर लिखी गई पुस्तकों को खंगालना शुरू किया। ऐसा करते हुए मुझे प्राचीन भारतीय विज्ञान, खगोल भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित आदि से संबंधित बड़ी संख्या में दस्तावेज मिले। इन दस्तावेजों को खोजने के बाद मुझे एहसास हुआ कि हम भारतीय अपने प्राचीन अतीत के बारे में कितना कम जानते हैं। इसी विचार को ध्यान में रखते हुए मैंने प्राचीन भारत के बारे में लेख लिखने का निर्णय लिया। जैसा कि मैं एक बार में सब कुछ नहीं लिख सकता, मैंने एक एक करके विषयों को लेने का फैसला किया। इस वीडियो में हम प्राचीन भारतीय रसायन विज्ञान के बारे में चर्चा कर रहे हैं। भारत में रसायन विज्ञान की बहुत प्राचीन परंपरा रही है। प्राचीन ग्रंथों में धातुओं, अयस्कों, उनकी खदानों, यौगिकों और मिश्र धातुओं के बारे में आश्चर्यजनक जानकारी मिलती है। रसायन शास्त्र में रासायनिक प्रयोगों में प्रयुक्त सैकड़ों उपकरणों का विवरण भी है जिसे हम रसायन शास्त्र कहते हैं। पूर्व काल में अनेक रसायन शास्त्री हुए हैं। उनमें से कुछ की रचनाएं इस प्रकार हैं। पहले हैं नागार्जुन रस रत्नाकर, कक्षपुत्र, आरोग्य मंजरी, योगसार, यौष्टिक। दूसरे हैं वाग्भट रसरत्न समुच्चय। तीसरे हैं गोविंदाचार्य रसर्णव। चौथे हैं यशोधर रस प्रकाश सुधाकर। पांचवें हैं रामचंद्र रसेंद्र चिंतामणि। छठा है सोमदेव रसेंद्र चूड़ामणि। रस रत्न समुच्चय ग्रंथ में निम्नलिखित रसायनों को प्रमुख रसायनों के रूप में वर्णित किया गया है। 1 महारस, 2 उपरस, 3 सामान्य रस, 4 रत्न, 5 धातु, 6 विष, 7 क्षर, 8 अम्ल, 9 लवण, 10 लोहभस्म। इसी तरह पुस्तक में 10 प्रकार के विषयों का भी वर्णन किया गया है जिनका उपयोग औषधीय प्रयोजनों के लिए भी किया जा सकता है। This video is presented by Genesis of Chemistry, a complete solution for research and development. प्राचीन भारत में प्रयोगशाला का अस्तित्व। रास रत्न समुच्चय के 7वें अध्याय में रसायन प्रयोगशाला का वर्णन मिलता है। इसमें 32 से अधिक यंत्रों का प्रयोग किया गया था, जिनमें प्रमुख हैं 1 डोल यंत्र, 2 स्वेदनी यंत्र, 3 पाटन यंत्र, 4 आधास्पदन यंत्र, 5 ढेकी यंत्र, 6 बालूक यंत्र, 7 त्रिक पाटन यंत्र, 8 विद्याधर यंत्र, 9 धूप यंत्र, 10 कोष्ठी यंत्र, 11 कच्छप यंत्र, 12 डमरू यंत्र। प्रयोगशाला में नागार्जुन ने पारे पर आधारित कई प्रयोग किए हैं। उन्होंने पारे को शुद्ध करने की विधि और औषधीय प्रयोग के बारे में विस्तार से बताया है। नागार्जुन ने अपने ग्रंथों में विभिन्न धातुओं का मिश्रण तैयार करने, पारे तथा अन्य धातुओं की शुद्धि, महारस की शुद्धि तथा विभिन्न धातुओं को स्वर्ण या चांदी में परिवर्तित करने की विधि बताई है। पारे का उपयोग न केवल धातुओं को परिवर्तित करने के लिए किया जाता था बल्कि इसका उपयोग अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए भी किया जाता था। भारत में पारा, जिसे अंग्रेजी में मरकरी कहते हैं, उसे शिव तत्व और गंधक को पार्वती तत्व माना जाता था और इन दोनों को जब हिंगुल से जोड़ा गया तो इसे रसिंदूर कहा गया, जिसे जीवनवर्धक तत्व माना गया। इन ग्रंथों से यह भी ज्ञात होता है कि एक रस शास्त्री धातुओं और खनिजों के हानिकारक गुणों को दूर करने के लिए, उन्हें आंतरिक उपयोग के लिए उपयोगी बनाने और उन्हें शुद्ध करने के लिए विभिन्न शुद्धिकरण प्रक्रियाएं करते थे। इसमें पारे को 18 प्रकार की शोधन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता था। औषधीय जड़ी बूटियों के रस और मसालों के साथ पारे का अपघर्षण और अभ्रक और कुछ क्षार के साथ संयोजन इन प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण है। प्राचीन रसायन विज्ञान के विशेषज्ञों का मानना था कि 17 शोधन प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद पारे में सोने या चांदी के रूप में परिवर्तन की सभी संभावनाओं की जांच की जानी चाहिए।
यदि यह परीक्षण में वांछनीय निकले तो इसे 18वीं शुद्धि की प्रक्रिया में लगाना चाहिए। इसी प्रकार भारत में धातुओं के उपचार की अनेक विधियां थीं। This video is presented by Genesis of Chemistry, a complete solution for research and development. भारत में रसायन विज्ञान का इतिहास। किसी भी देश के प्राचीन ज्ञान की उत्पत्ति और विकास के बारे में जानने के लिए विद्वान अक्सर निम्नलिखित स्रोतों पर भरोसा करते हैं। 1. क्षेत्र का प्राचीन इतिहास। 2. पारंपरिक ज्ञान। 3. पुरातात्विक साक्ष्य। इसलिए भारतीय रसायन विज्ञान के विकास के ऐतिहासिक पूर्ववृत्त में गहराई तक जाने के लिए यह विशाल प्राचीन साहित्य का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वेदों को भारत के अतीत के विभिन्न पहलुओं पर ज्ञान इकट्ठा करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। 4 वेदों में से यह भी काफी हद तक स्वीकार किया जाता है कि ऋग्वेद उन सभी में सबसे प्राचीन है। लगभग 18वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लोगों ने नए तत्वों की खोज शुरू कर दी थी। इससे पहले मानवता केवल 7 धातुओं अर्थात सोना, चांदी, तांबा, लोहा, टिन, सीसा और पारा के बारे में जानती थी। ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद सहित हमारे प्राचीन ग्रंथों में इन सभी धातुओं का विस्तृत उल्लेख है। वेद लगभग 1000 ईसा पूर्व के हैं। तथ्य हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचने में मदद करते हैं कि रसायन शास्त्र की उत्पत्ति लगभग 1000 ईसा पूर्व भारत में हुई थी। इसी तरह उत्तर वैदिक काल में हमें विश्व प्रसिद्ध सुश्रुत संहिता और पारा, जस्ता, तांबा और अन्य धातुओं का उपयोग करके उनके मिश्र धातुओं से उनका शुद्ध रूप प्राप्त करने के औषधीय प्रयोगों के संदर्भ मिलते हैं। निस्संदेह इस तरह की विशेषज्ञता के लिए अनुशासन में ज्ञान बहुत पहले प्राप्त कर लिया गया होगा। उल्लेखनीय है कि इन शास्त्रों के लिखे जाने के बाद उसी शताब्दी में यानी 3री शताब्दी ईसा पूर्व में कौटिल्य या चाणक्य ने अर्थशास्त्र में धातुओं, मिश्र धातुओं, खनिजों और अयस्कों का उल्लेख किया था। इनके खनन, वितरण, खानों की व्यवस्था तथा धातुकर्म की विस्तृत एवं विस्मयकारी व्याख्या है। यह पाठ विज्ञान में भारत के योगदान के सबसे महत्वपूर्ण प्राचीन साक्ष्यों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। पहली सहस्राब्दी की 2री से 12वीं शताब्दी तक हमें ऐसी पुस्तकों के खंड मिलते हैं जो विशेष रूप से रसायनों, प्रक्रियाओं, वर्णनात्मक टिप्पणियों और विश्लेषण वाले प्रयोगों से संबंधित हैं। इनमें हमें धातुओं, खनिजों, अयस्कों, धातु विज्ञान, मिश्र धातुओं, उत्प्रेरक, सैद्धांतिक और प्रायोगिक रसायन विज्ञान और प्रयोगशालाओं में उपयोग किए जाने वाले सैकड़ों उपकरणों की विस्तृत व्याख्या मिलती है। 2री शताब्दी में नागार्जुन द्वारा लिखित रास रत्नाकर पुस्तक को ही लें। ऐसा माना जाता है कि 6ठी शताब्दी में जन्मे इसी नाम के एक बौद्ध रसायन शास्त्री ने इस ग्रंथ की समीक्षा की थी। इसलिए यह पुस्तक 2 रूपों में उपलब्ध है। वैसे भी इस पुस्तक में रसायनों का परम ज्ञान अपने आप में समाया हुआ है। 6ठी शताब्दी में वराहमिहिरी ने अपनी वृहत संहिता में अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए अत्यंत उच्च कोटि के इस्पात के निर्माण की विधि का वर्णन किया है। भारतीय इस्पात की गुणवत्ता इतनी अधिक थी कि उनसे बनी तलवारों के फारस आदि को निर्यात होने के ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं। This video is presented by Genesis of Chemistry, a complete solution for research and development. इसी प्रकार 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक वाग्भट का अष्टांग हृदयम, गोविंद भगवत्पाद का राष्ट्रदेतंत्र और रसर्णव, सोमदेव का रसर्णवकल्प और रसेंद्र चूड़ामणि, गोपाल भट्ट का रसेंद्रसर संग्रह तथा अन्य अनेक पुस्तकें जैसे रसकल्प, रसरत्न समुच्चय, रसजल निधि, रसप्रकाश सुधाकर, रसेंद्रकल्पद्रुम, रसप्रदीप और रसमंगल आदि पुस्तकें भारत में लिखी गईं। ब्रिटिश दस्तावेजों के अनुसार भारत में 1800 के दौरान लगभग 20,000 भट्टियों से विभिन्न धातुएं प्राप्त होती थीं, जिनमें से 10,000 केवल लोहे की भवन भट्टियां थीं और 80,000 श्रमिक कार्यरत थे। उस समय भारत में निर्मित स्टील उत्पाद की गुणवत्ता स्वीडन के स्टील से बेहतर थी, जो उस समय सबसे अच्छा माना जाता था। गवाह कैप्टन पेसेग्रेन, तत्कालीन सिक्का निर्माण कारखाने के ब्रिटिश प्रबंधक और एक अन्य अंग्रेज मेजर जेम्स फ्रैंकलिन हैं। उस समय और उसके काफी समय बाद भी लोहे की कई अन्य वस्तुएं जैसे साबुन, गोला बारूद, नील, स्याही, गंधक, तांबा, जस्ता आदि भी भारतीय तकनीक से तैयार की जा रही थीं।
ब्रिटिश शासन के दौरान पश्चिमी तकनीक के आगमन के तुरंत बाद भारतीय तकनीक को भुला दिया गया। ये तो कुछ उदाहरण मात्र हैं, जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत में हजारों वर्षों से रसायन विज्ञान की अद्भुत परंपरा रही है। गुलामी के काल में विदेशी आक्रमणों तथा संस्कृत साहित्य के विनाश के कारण इस परंपरा का ह्रास हुआ। आज आवश्यक है कि संस्कृत के कुछ प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन आधुनिक विज्ञान के जानकार लोगों के साथ किया जाए, जिससे प्राचीन के साथ साथ आधुनिक विज्ञान से सीखकर भारत के पर्यावरण, जलवायु के अनुरूप रसायन विज्ञान और आयुर्वेद के शोध को बढ़ावा दिया जाए और प्रकृति, भारत की प्राचीन विज्ञान और ज्ञान की अनमोल पुस्तकें आज संस्कृत और भारतीय ग्रंथों की अज्ञानता के कारण प्राचीन पुस्तकालयों में धूल फांक रही हैं। आशा है कि भारत सरकार इस पर ध्यान देगी और इसे पुनर्जीवित करने के लिए समिति का गठन करेगी। आज के युग में आधुनिक विज्ञान के साथ साथ प्राचीन ज्ञान को संरक्षित करना भी आवश्यक है, क्योंकि जब कोई समाज प्राचीन ज्ञान को नवीनीकरण के झंझट में नहीं बचाता है, तो उसे भविष्य में उस ज्ञान को प्राप्त करने में कई वर्ष बर्बाद करने पड़ते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो का श्रेय जेनेसिस ऑफ केमिस्ट्री को जाता है, जो एक बेहतरीन रिसर्च कंसल्टिंग संस्था है। हमारी सेवाओं और ऑफर के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं। अधिक वीडियो के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर हमसे जुड़ें। धन्यवाद।